नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। बीते कई दिनों से देश में सिर्फ एक ही चर्चा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और माहौल कुछ इस तरह से बना हुआ है मानो पूरे देश की राजनीति की दिशा यही चुनाव तय करने वाला है। और हो भी क्यों ना, ये वो चुनाव है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, यानी 2014 से बंगाल एक ऐसी जमीन है जिसको जीतना इस जोड़ी के लिए हमेशा बहुत मुश्किल रहा है, या ये कहिए कि नाको चने चबा लिया। फिलहाल अभी तक तो बंगाल फतह नहीं हो पाया। ये जरूर है कि 5% की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जब 5% था, उससे बढ़ के 38% तक पहुंचा 12 सालों में, चुनाव दर चुनाव। बावजूद उसके बंगाल में सरकार नहीं बन पाई। ममता बनर्जी क्यों बहुत मजबूत है? आखिर बंगाल में क्या होगा? नोएडा के बैठे टेलीविजन चैनल्स तो लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और तमाम ओपिनियन पोल भी ये बता रहे, किसी ने 170 सीटें दी, किसी ने 200 सीटें दी। लेकिन ग्राउंड क्या कह रहा है, बंगाल क्या कह रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे दोस्त जो उत्तर प्रदेश में हैं, हिंदी पट्टी में हैं, वो इस बात को लेकर बहुत जिज्ञासु हैं। तो हमने सोचा कि उन वरिष्ठ पत्रकारों से बात की जाए जो दरअसल सियासत की जमीन को बेहतर समझते हैं। वो ममता की राजनीति को भी समझते हैं, वो पूर्वी भारत की राजनीति को भी समझते हैं, और उसी कड़ी में हम बातचीत कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करूंगा पहले श्री राजेंद्र तिवारी जी का। राजेंद्र तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और खासतौर से झारखंड, बिहार, बंगाल, इनकी राजनीति को इतना बेहतर विश्लेषित करते हैं। सर जी, एक बहुत मजेदार बात है कि इस वक्त उत्तर भारत जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। वैसे तो पूरा देश ही दो हिस्सों में बटा हुआ है, वैचारिक राजनीतिक वैचारिक रूप से, लेकिन इस वक्त तो एकदम से ये लग रहा है कि कहीं भी जाइए और किसी को भी ये पता चलता है कि आप पत्रकारिता करते हैं तो वो एक ही सवाल पूछता है, बंगाल में क्या होगा। तो अब बंगाल में क्या होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक राउंड की जो वोटिंग हो गई है उसके बाद भी लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। पहले राउंड की वोटिंग में आखिर जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो सामान्य जन के सवाल हैं, मैं बस वही आपको एक इंट्रो में दे दे रहा हूं, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको बताइएगा। एक तो ये कि एसआईआर हो गया, 90 लाख वोट कट गए, उसमें ममता बनर्जी के बहुत वोट कट गए, अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। दूसरा ये भी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा ये कि ममता बनर्जी का कुशासन जो है और खास तौर पे तुष्टीकरण की बात जो है उसने बंगाल को बहुत उद्वेलित कर रखा है। और चौथा ये कि विकास में बंगाल बहुत पीछे चला गया है। तो ये 4-5 बातें, ये नैरेटिव्स चल रहे हैं खासतौर से बीजेपी सपोर्टर्स के बीच में। आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन सारे विषयों के ऊपर? आपकी क्या राय है? और पहले चरण से लेके आगे वाले चरण के मतदान के बारे में कैसे सोचते हैं? बस यही जानकारियां आपसे अपेक्षित है। जी, देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो दिखाई देता है वो एसआईआर का है। एसआईआर, जैसा आपने कहा, एसआईआर में करीब शुरुआत में 60 लाख के आसपास वोटर्स का नाम कटा, जिनको ये कहा गया कि ये उपस्थित नहीं है या इनकी मृत्यु हो गई है, शिफ्ट कर गए हैं, या 2 जगहों पे नाम था जो जो बिहार में भी जिस तरह से हुआ उन्होंने नाम काटा, इस तरह उस पर कोई बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं हुआ। लेकिन एक नई कैटेगरी वहाँ डेवलप की गई जो बिहार में नहीं थी और दूसरी जगहों पर नहीं थी। वो आया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जिनके नामों में या जिनके डिटेल्स में है, उनको भी वोटर लिस्ट से फिलहाल बाहर रख दिया गया, और ऐसे लोगों की संख्या 27 लाख।
ये एक बड़ी संख्या है। और इसमें चूंकि चुनाव सामने आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट पर जब ये कहा गया कि भाई इन लोगों को साफ होना चाहिए, इनका क्लियर होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के हवाले किया कि ट्रिब्यूनल्स इसको क्लियर करेंगे। और अभी भी कल शाम का मुझे आइडिया नहीं है, करीब 13 लाख वोटर्स का मामला था जिन्हें ट्रिब्यूनल्स को क्लियर करना था सेकेंड फेज के लिए। पिछले वाले फेज में जो 14 लाख के आसपास थे उसमें से 149 केस क्लियर किए थे। बाकी जो यानी अधिकतर 14 लाख लोग जिनके जो वोटर्स हैं, जिन्होंने वोट कर रखा है, जिनके पास सारे कागजात हैं, उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया। और इस बार भी ऐसा कुछ होगा। इसके चलते हो क्या रहा है, आप एक चीज देखने को मिल रही होगी कि देश भर में जहां भी बंगाली लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी, वो सारे लोग दे आर मेकिंग इट अ पॉइंट कि उनको जा करके वोट करना है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। और वो इसलिए कि अगर इस बार हम वोट नहीं करेंगे तो हो सकता है अगली बार हमारा नाम हटा दिया जाए। और तो ये जो तो हमें डर की बात हो गई ना, ये तो डर गए लोग। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूं। और लोगों का डर इस बात से लेकर के है कि हो सकता है इसके बाद हमें जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं बंद हो जाए, क्योंकि जब हमारे पास निर्वाचन कार्ड ही नहीं होगा, वोटर आईडी नहीं होगा, तो बाकी चीजें भी बंद हो सकती हैं। तो एक इस डर के चलते दूर दूर से लोग, आपको झारखंड की बात बताऊं जो बिल्कुल पास में है, जहां मैं बैठा हुआ हूं, झारखंड में रांची में आज अखबार में खबर है कि यहाँ के होटल और जो इस तरह के जहाँ जहाँ पर बाहर से आकर के लोग काम करते हैं, उनमें लोगों की कमी पड़ गई है, क्योंकि बंगाली लोग अधिकतर हैं और वो वोट डालने के लिए चले गए। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये एक डर है। दूसरी बात ये इसका एक और पहलू है, वो पहलू ये है कि जिन परिवारों में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि परिवार में माता पिता का नाम है, उनके लड़के और बहू का नाम नहीं है। एक लड़के का नाम है, दूसरे लड़के का नाम नहीं है। तो ऐसे जो उनमें भी बहुत ज्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर के कि भाई जब सारे प्रूफ हैं, पिता माता सबके नाम है, उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई, तो बच्चे का क्यों नहीं होगा। और वो लोग ये वोट डालने को लेकर के कि भाई वोट डालना ही है जाकर के, इसलिए जिससे कि आने वाले दिनों में इस स्थिति से बचा जा सके और इनके नाम भी वोटर लिस्ट में आ सके। तो सर, तो फिर ये जो वोटर है, ये जो डरा हुआ वोटर है एसआईआर से, ये क्या एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो ये रिएक्टिव वोट्स किधर जाएंगे? नहीं, वही उसी पर आ रहा था। अब दूसरा एक भ्रम ये फैला हुआ है कि मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा कटे। मुस्लिम वोट कटे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू वोट कटे। मुस्लिम वोट, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है 29-30% के आसपास, और वो कुछ जगहों पर कंसंट्रेटेड भी है। जहां पर वो कंसंट्रेटेड है वहां पर लगता है मुस्लिम वोट हिंदू के मुकाबले ज्यादा कटे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं के वोट ज्यादा कटे हैं। जो बंगाली हिंदू है उसके वोट ज्यादा कटे हैं, जिसमें मथुआ कम्युनिटी और दूसरे बहुत सारे, मथुआ कम्युनिटी तो बांग्लादेश से आई हुई है। तो ये अक्रॉस द कम्युनिटीज इसका असर है। और ये इस इशू ने दरअसल ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी उसको डाइल्यूट कर दिया। इस इशू ने उसको डाइल्यूट कर दिया। कोई भी सरकार 15 साल से गवर्नमेंट में हो तो तमाम तरह की चीजें होती हैं, लोग नाराजगी की तमाम वजह पैदा हो जाती हैं, एरोगेंसी हो जाती है नेताओं में, पार्टी में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो जाती है। वो एक तरह से चलते चले आ रहे हैं, उनके अपने लोग हो गए हैं, लीडर्स के से उनकी अपनी अच्छी पहुंच हो गई है, तो उनमें एरोगेंस होती है, जिसके चलते एंटी इनकम्बेंसी होती है और बहुत सारी चीजें फॉर ग्रांटेड ली जाने लगती है कि सरकार तो हमारी है। वो चीज नहीं हो पाई है जो स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी, उसको एसआईआर ने एक तरह से डाइल्यूट कर दिया है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के इशू है, जो खास तौर पे पोलराइजेशन पर और हिंदू पोलराइजेशन पर काम करती, तो आप देखिए जो उन्होंने हुमायूं कबीर को लेकर के जो बाबरी मस्जिद बनाने वाले हैं उस इशू को बहुत उसको एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने उनके साथ गठबंधन कर लिया था, तो एक ये लग रहा था कि
मुस्लिम वोटों को बांट करके एक तो और ये लोग ध्रुवीकरण वाले भाषण देंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे, तो उससे मुस्लिम भी हिंदू भी जो है वो ज्यादा कंसोलिडेट होगा। लेकिन उसमें जो चीजें निकल के आई वो ये पता चला, अब उसकी सच्चाई क्या है, जो टीएमसी ने वीडियो और ऑडियो टेप्स जारी किए उनसे ये पता चल रहा है कि हुमायूं कबीर तो अमित शाह के संपर्क में थे और मोटे पैसे खर्च किए गए इस प्रोजेक्ट पर। इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब ये चीजें निकल के आई तो असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन तोड़ दिया। और इस समय तो दरअसल कहीं हुमायूं कबीर का कोई नाम ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कहीं है ही नहीं। तो वो जो फैक्टर था जिसको वो खड़ा करना चाहते थे वो नहीं खड़ा हो पाया। दूसरा कि घुसपैठिए वाला मामला, कल जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का दूसरे चरण का, तो अधिकारी से लेकर के और अमित शाह इवन प्रधानमंत्री मोदी, इन सारे लोगों ने आखिरी क्षण पर पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के कार्ड खेलने शुरू किए और ये कहना शुरू किया कि भारतीय जनता हार जाएगी तो सनातन खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी पर तरह तरह के आरोप अधिकारी ने लगाए, शुभेंदु अधिकारी ने, बिल्कुल कम्युनल लाइन पर, सीधे तौर पर कम्युनल लाइन पर। ये दरअसल इस स्थिति में अगर चीजें आ रही हैं, इसका मतलब उनका कम्युनल कार्ड जो था जितना वो चाहते थे उतना काम नहीं किया है। एक और बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है महिलाओं का। दरअसल ममता बनर्जी की जितनी स्कीमें हैं, एक तो विमेन सेंट्रिक स्कीम बहुत है, इसके अलावा पॉलिसी भी जो उनकी हैं, जो पॉलिसीज हैं, दे आर आल्सो विमेन सेंट्रिक। ममता बनर्जी बंगाल में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। आप अगर उनके इस समय जो लोग फील्ड में थे कल तक, उनमें अगर चेहरे देखेंगे कौन लोग प्रचार कर रहे हैं, उनमें अधिकतर महिलाएं मिलेंगी आपको, चाहे वो सयानी घोष हो, चाहे काकोली हो, या ढेर सारे लोग आपको महिलाएं मिलेंगी। अभिजीत बनर्जी को छोड़ दें तो आप शायद ही किसी, जो लोग सोशल मीडिया या यूट्यूब और इन सब पर, इवन टेलीविजन पे भी देखते होंगे, तो उनको जो चेहरे दिखाई देते होंगे अभिषेक बनर्जी को छोड़ करके बाकी सब महिलाओं के ही चेहरे दिखाई देते हैं। तो एक वो फैक्टर, एक मिनट में जरा ये बात पूरी कर लूं। लोकसभा में उनके 38% मेंबर्स हैं, जो टीएमसी के मेंबर्स हैं 38% है, राज्यसभा में 46% है। बंगाल में भी महिलाओं को सबसे टिकट देने वाली पार्टी टीएमसी है, ममता बनर्जी है। तो ऐसे में जो महिला असुरक्षा का मामला खड़ा किया गया, महिला आरक्षण की कोशिश की गई, जो प्रधानमंत्री ने संसद का इस्तेमाल किया, उसके बाद देश को संबोधित किया, और देश को संबोधित करने के बाद सीधे बंगाल आ गए और बंगाल में उन्होंने कहना शुरू किया कि ममता बनर्जी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो ये इशू बंगाल में खड़ा हो ही नहीं सकता है और खड़ा नहीं हो पाया। तो ये आप कुछ कह रहे थे? मैं सर ये कह रहा था, आपने कहा कि कम्युनल पोलराइजेशन की इतनी कोशिश, कल तो प्रधानमंत्री जी मथुआ मंदिरों में भी गए। हाँ। और मथुआ समुदाय बांग्लादेश से आया हुआ है, और अमित शाह गंगा सागर में डुबकी लगा रहे थे और वहां पर सूर्य नमस्कार कर रहे थे। और इनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी की ताबड़तोड़ सभाएं और सब में एक ही लाइन। तो क्या योगी फैक्टर बंगाल का वोटर बाई कर रहा है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी की है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो जो 39-40% पे आके खड़े हुए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और वो 39% वोट का भी गणित समझिए क्या है, जो उनकी चुनौती सबसे बड़ी है, वो समझ में आएगा। अगर आप 2016 का चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 7% वोट मिले थे और कुछ सीटें थी, मुझे शायद 9-10 सीटें थी, ऐसे कुछ थी, या 7 सीटें थी, याद नहीं आ रहा। लेफ्ट को उस समय 37% वोट मिले थे और 70-72-75 सीटें कुछ मिली थी 2016 के चुनाव। और ममता बनर्जी को बहुमत मिला था और उनके वोट करीब 46% के आसपास था, 45-46%। जब आप 2019 में आते हैं लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़कर के हो जाता है 39%, 39-40% के आसपास। सीटें हो जाती हैं 18। ममता बनर्जी 22 सीटों पर आ जाती हैं और उनका वोट रहता है 44%। लेकिन जो सीपीएम जो 37% पे थी, वो पहुंच जाती है 7% पर और उनकी एक भी सीट नहीं है।
इनकी 18 सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस का वोट भी जो पहले ज्यादा होता था वो कम हो गया। अब आप आइए 2021 के चुनाव में। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को 48% वोट मिला और बीजेपी को मिला 38%। सीटें मिली 77, ममता बनर्जी को 215। ये डेटा मैं इसलिए दे रहा हूं जिसमें यह समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका कोर इशू है, राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू खतरे में है, वो जो बात करते हैं उसका वोट कहाँ है? वो तो दरअसल ममता बनर्जी को हराने के लिए जो लेफ्ट का वोट था, जो ममता बनर्जी साथ नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत गया, लेकिन मेजॉरिटी वो ममता बनर्जी के खिलाफ रहना चाहता था और उसे लगा कि लेफ्ट ऐसा नहीं कर सकता है, ममता बनर्जी को टक्कर नहीं दे पा रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। अब वो वोट ऐसा नहीं है जो इनके हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के उससे प्रभावित होकर के गया है। यहां पर असली प्रॉब्लम है। वो 39% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप सोचिए कि जब तक वो ममता बनर्जी का वोट में सेंध नहीं लगेगी, और ममता बनर्जी का वोट लगातार 44%, 45, 48 यही बना हुआ है, वहां सेंध जब तक नहीं लगेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी इस पॉइंट से ऊपर बढ़ना उसके लिए बहुत कठिन काम है। क्योंकि सारे वोट तो आपने खींच लिए, आपने सीपीएम का वोट खींच लिया, आपने कांग्रेस का वोट खींच लिया जो ममता विरोधी था, और जो कुछ वैल्यूज के लिए थे वो लोग ममता के साथ चले गए। तो ये स्क्रीन पे अभी एक मैंने पिक्चर दिखाई है, ये बता रहा है कि लेफ्ट अगर 2011 को देखें तो लेफ्ट के पास 41% था, हाँ, और बीजेपी के पास 5% था। और जैसे ही हम 2016 में आते हैं, लेफ्ट आया 39 पे और बीजेपी आई 10 पे। और जब 21 में आए तो लेफ्ट आया 10% पे और बीजेपी आई 38। यानी कि लेफ्ट का ही, जो आप बात कह रहे थे, हाँ, कि लेफ्ट का जो वोट था वो चला गया बीजेपी के पास। और जो पिक्चर दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, वो देख सकते हैं हमारे दर्शक कि जो हरे रंग से है वो ममता बनर्जी की पोजीशन थी, और उसके बाद लाल लेफ्ट पार्टीज थी, नीला जो है वो कांग्रेस था, अब और पीला अदर्स है जी। 21 में जब हम आते हैं तो सिर्फ 3 रंग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 5 रंग दिख रहे थे 11 में, और 21 में 3 रंग थे, और उसमें लाल बड़ा छोटा सा, एक कहीं ऊपर और एक कहीं नीचे है, बाकी या तो नारंगी है या हरा है जी। अब सर, जो दूसरे फेज का इलेक्शन है वो तो इसी इस स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही है, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है, उसमें नीचे वाला जो हरा कंसंट्रेशन पूरा है वही है। पहले राउंड में ये ऊपर वाला था जो दिख रहा था नारंगी नारंगी। तो अब इसको तो ममता 2011 से और 21 तक इंटैक्ट ही रखे हुए हैं। उसमें तो कहीं, मतलब जो लेफ्ट का भी था वो ले लिया इन्होंने, ममता ने ले लिया। तो अब इस स्थिति में दूसरे राउंड में क्या लगता है कि क्या ये कुछ बदलाव आ जाएगा इसमें? देखिए, दूसरा राउंड जो है बहुत चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहला राउंड जो था उसमें हो सकता है वो कुछ सीटें गेन करे। पहले राउंड में जो 152 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 59 सीट्स मिली। आप इससे समझ सकते हैं, जो आपका मैप पे जो दिख रहा था, बहुत कंसंट्रेटेड नॉर्थ में जो चीजें दिख रही थी ऊपर के हिस्से में, वो सीटें थी, वो इम्पैक्ट था जिसकी वजह से वो सैफरन दिख रहा है। और इस बार भी उस इलाके में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें बढ़ जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ सीटें बढ़ जाए। लेकिन उसमें जो ममता बनर्जी की सीटें थी, इनकी 59 थी, ममता बनर्जी की थी 93। तो 93 सीटों में मान लीजिए कि 4, 5, 6, 10 सीटें भी कम हो जाएं, 15, या मान लीजिए बराबर पे भी आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों बराबर पे आ गए, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, ममता बनर्जी ही उसमें आगे रहेंगे, फिर भी मान लें कि 75 सीटों पे आ गए। अब ये जो राउंड है, इस राउंड में आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के 142 में से सिर्फ 18 सीटें थी, और बाकी सारी सीटें जो थी वो टीएमसी की थी।
ऐसे में और उसमें जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, आप ये जो देखेंगे आप, तो एक तो कोलकाता सबसे मजबूत गढ़ है ममता बनर्जी का। फिर आप आए 24 परगना, उत्तरी और दक्षिणी दोनों, वो भी मजबूत गढ़ है। और अगर आप इंडस्ट्रियल इलाके में आ जाएं तो वो हावड़ा, और वो उसमें जरूर थोड़ा बहुत असर है, लेकिन नंबर्स बता रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी की। अब अगर यहां पर वो बहुत मेजर गेन नहीं करते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि वहां 75 सीट्स आ गई उनकी पहले चरण में, मान लीजिए मैक्सिमम कर दिया उन्होंने, तो 75 सीट्स आ गई, जिसकी संभावना थोड़ी कम नजर आती है। हो सकता है 8-10 सीटें बढ़ जाए, 70 के आसपास पहुंच। 75 इट्स अ बिग नंबर एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। तो 75 और इधर अगर 142 में 18 से कितनी बढ़ा लेंगे आप? बढ़ा भी लेंगे तो मुझे इसकी उम्मीद कम नजर आती है। हालांकि पोलराइजेशन की कोशिशें बहुत की गई, आरजी कार का इशू उठाने की कोशिश की गई। आरजी कार का इशू दरअसल उतना बड़ा इशू नहीं बन पाया। अमूमन होता क्या है, आप देखिए, इस तरह के इशू इंपॉर्टेंट इशू हैं, लेकिन इलेक्शन में वो इशू बन नहीं पाते। आप हाथरस कांड देखिए, कितना बड़ा इशू बना था, सही लोग बात। आए थे, लेकिन क्या 2022 के इलेक्शन में उसका कोई असर हुआ? या ऐसे और भी पूरे देश में इस तरह के इशू आपको मिल जाएंगे जो बहुत गंभीर हैं, जिन पर चिंता होनी चाहिए, जिन पर लोगों को खड़े होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन इशू नहीं बन पाते। तो एक तो वो जो आरजी कार, जिसको भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही थी शुरुआती दिनों में, वो इशू नहीं बन पाया। रूरल में तो बिल्कुल नहीं है, और अर्बन में भी नहीं बन पा रहा है, कोलकाता में नहीं बन पा रहा है, जहां की वो घटना है। दूसरा कि फिर वो कि सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन को खतरा है, घुसपैठिए आ गए हैं। कोलकाता के बारे में अमित शाह ने कहा कि ये शहर जो पहले बहुत बड़ा शहर होता था, इंडस्ट्रियल सिटी होता था, देश का सबसे बड़ा शहर होता था, आजकल घुसपैठिए बसा दिए गए हैं, तो वो झुग्गी झोपड़ियों का शहर हो गया है। अब एक चीज और बंगाल के बारे में खास है, वो ये कि हर बंगाली कोलकाता पर बहुत गर्व करता है, कोलकाता शहर को लेकर के, कि भाई इसकी तो मिट्टी भी सोना है हमारे लिए। इस तरह की कहावतें मिल जाएंगी आपको। और वाकई मतलब मैं अगर अपना निजी राय बताऊं तो कोलकाता मुझे सारे मेट्रोपॉलिटन्स में सबसे अच्छा शहर लगता है, सबसे सहज शहर लगता है, वो सबसे सहज शहर लगता है। कूल वो अलग कूल कूल शहर, हाँ, कूल। और हर तरह के लिए, हर तरह के व्यक्ति के लिए, हर तरह उसके लिए वहां जगह है। भागम दौड़ नहीं है, ये बात सही है, भागम दौड़ नहीं है जैसे दिल्ली में है, जैसे बॉम्बे में है, जैसे बेंगलोर में है, उस तरह की भागम, हैदराबाद में है, उस तरह की भागम दौड़ नहीं मिलेगी। लेकिन एक एक बहुत सुकून वाला शहर है, आपको अच्छा लगे। जिन लोगों को सुकून, भागम दौड़ की जिंदगी जिनको अच्छी नहीं लगती, उनको कोलकाता बहुत अच्छा लगेगा। तो कोलकाता के लोगों को या बंगाल के लोगों को कोलकाता पर एक गर्व की अनुभूति होती है, और जब कोई कोलकाता के खिलाफ कोई बात करता है तो उनको चुभती है वो बात। और ये चीज इलेक्शन में आप देखिए उसका रिएक्शन कितनी तेजी से आया, टीएमसी की तरफ से भी, और वैसे भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उसका रिएक्शन दिखाई दे जाएगा क्या है। दूसरा, जो एसआईआर के जरिए जो बंगाली अस्मिता का सवाल जो खड़ा किया, बांग्ला अस्मिता का सवाल ममता बनर्जी, वो सवाल भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर भारी पड़ रहा। आप उसका एक वो देखिए कि इनके कैंडिडेट्स को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को मछली लेकर के चल रहे हैं और चुनाव, ये तो मतलब हास्यास्पद है। आपका नेता वहां अनुराग ठाकुर जाके मंगल वाले दिन मछली खा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उससे कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ हो क्या रहा है, असलियत ये है कि 4 धाम में वहां की गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि यहाँ उन्हीं लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा जो पंचगव्य का पान करेंगे, इस तरह का प्रस्ताव है। और हरिद्वार को पूरी तरह से कि भाई यहाँ मीट मछली कुछ भी नहीं बिकेगी, और यहाँ मुस्लिम भी नहीं रहेंगे, मुस्लिम्स के खोमचे भी नहीं होंगे, इस तरह की चीजें आ रही हैं। दूसरी तरफ बंगाल में ये कह रहे हैं, बंगाल में अभी किसने कहा, एक नेता ने कहा, हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, कि मैं जितनी दीदी मछली खाएंगी उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा मछली खा सकता हूँ।
अरे मछली खाने का मामला नहीं, मामला इशू ये है कि आप ये तय कर रहे हो कि कौन क्या खाएगा, ये इशू है। एग्जैक्ट। मछली खाने की इशू नहीं है। अमित शाह ने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का वो मछली खाने वाला होगा। अरे इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि वो मछली खाने वाला हो या ना हो, इससे क्या मतलब। लेकिन ये बातें हो रही हैं, इनका भी असर पड़ रहा है वहां पर, इन सब चीजों का असर पड़ रहा है। सर एक चीज, ये जो मतुआ समुदाय है ये बांग्लादेश से आया है, विस्थापित होकर आया, और ज्यादातर जी तो जो जो जानकारी मेरी 1980 के बाद बहुत बड़ी संख्या में जी। आया है। तो अब बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है? क्या ये भी धर्म के आधार पर तय होगा कि शरणार्थी कौन है, घुसपैठिया कौन है? अगर वो मुसलमान है तो वो घुसपैठिया है, अगर वो हिंदू है तो शरणार्थी है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया मतलब बांग्लादेशी मुसलमान। और ये तो वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीए लाया है वो तो यही लाया है कि हिंदू अगर आएंगे कहीं से तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मतलब गैर मुस्लिम जो भी आएगा उसको नागरिकता दी जाएगी, मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। तो उनका घुसपैठिया तो मुस्लिम है, ये बहुत क्लियर है। मतुआ की जो आपने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चुनाव का, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए। मतुआ कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, बांग्लादेश से आई हुई है, और जिसका करीब 15% के आसपास आबादी है बंगाल में, 10 से 15%। इतना ही, मतलब वो अगर आप वोट में देखेंगे तो उनका शेयर इतना ही है। जो इलेक्टोरेट्स हैं उसमें 10 से 15% मतुआ है। अब मतुआ कम्युनिटी ट्रेडिशनल रूप से, यानी ट्रेडिशनल कहने का मतलब पिछले 2-3-4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करती रही है। लेकिन एसआईआर में मतुआ कम्युनिटी सबसे ज्यादा डरी हुई है और उसके वोट जो हैं बड़ी संख्या में कटे हैं। और मतुआ के लिए खड़े होने का काम किया ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी दरअसल जिनके नाम कटे उन सब के लिए सड़क पर तो प्रदर्शन किया ही, सुप्रीम कोर्ट तक जजेस के सामने खड़ी हुई हूं। तो इसका एक इम्पैक्ट मतुआ कम्युनिटी में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जब एसआईआर शुरू हुआ तो मतुआ कम्युनिटी की दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि उनके पास नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं। बाकी सब चीजें, आधार है और सब चीजें हैं, लेकिन नागरिकता का वो नहीं। तो इनको इशू ना आए इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम नागरिकता सीए के तहत नागरिकता देने के कैंप लगवाएंगे मतुआ कम्युनिटी के लिए। तो एक आधे कैंप लगे भी, लेकिन मतुआ कम्युनिटी डरी हुई थी बिहार के उससे, और उनको ये लग रहा था कि अगर हम कैंप में गए और तब तो हम आइडेंटिफाई हो गए और वहां हमें नागरिकता मिलने में देर हुई तो वोटर लिस्ट से तो नाम कट जाएगा, क्योंकि फिर तो क्लियर है कि हमारे पास नागरिकता नहीं है। तो वो चीज फ्लॉप हो गई, वो चीज फ्लॉप हो गई। वहां लाइनें नहीं लगी इस डर में कि ये साफ हो जाएगा कि हमारे पास नागरिकता नहीं है। अब जिन लोगों के नाम कट गए, सबके नाम नहीं कटे हैं, लेकिन हाँ एक बड़ी संख्या के नाम कटे, उन नाम कटने उनके लिए खड़ी हुई ममता बनर्जी, और वहां जाकर के खड़ी हुई उन इलाकों में। भारतीय जनता पार्टी जो असम का जो एग्जाम्पल रहा है एनआरसी का, जो 2019 में हुआ था, और जो उनके कैंप्स को जिस तरह का रिस्पांस मिला, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी उस तरह से मतुआ कम्युनिटी के बीच एसआईआर के दौरान मूव नहीं कर पाई। तो एक फैक्टर वो है, और मतुआ कम्युनिटी के चलते उनकी करीब हमें लगता है 40 के आसपास सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की थी 77 में से 38-40 सीटें मतुआ कम्युनिटी की वजह से थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सीटें इस बार सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन डेंट पड़ेगा, उस पर डेंट पड़ेगा। और वो सबसे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट, और यही वजह है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मतुआ कम्युनिटी के मंदिर में गए कोलकाता में, जो परसों जिसका आप जिक्र कर रहे थे जी। और साथ ही उन्होंने जो सोशल मीडिया पर जो चीजें ट्वीट की, जो एक्स पर जो ट्वीट किया, उसमें एक पिछला फोटो भी लगाया कि हम पहले भी जा चुके हैं। और वो तो जब एक बार ढाका गए थे पिछले हाँ, चुनाव के टाइम, तो भी वहां मतुआ मंदिर में वो गए थे। हाँ।
जी तो वो उसको एड्रेस करने का मामला था कि मथुआ कम्युनिटी को एड्रेस करें। और इससे आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री पिछला फोटो निकाल के भी ट्वीट कर रहे हैं कि हम पहले भी गए थे, तो मथुआ से हमारा कनेक्शन है, हम उनका केयर करते हैं। अमित शाह ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबको नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता देने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है नहीं, नागरिकता देने का काम तो केंद्र सरकार का है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कहीं आड़े आती नहीं है। तो आप इतने दिन हो गए सीए बने हुए, तो अब तक क्यों नहीं नागरिकता दी भाई? तो ये जो बात कह रहे हैं आपकी, ये जो सवाल है कि केंद्र में आप हैं और आपने नागरिकता देनी थी, ये कम्युनिटी के भीतर भी ये सवाल, मतलब ये इसी तरीके से सवाल है, या कम्युनिटी भी भरोसा कर सकती है उस वादे पर? वो फील क्या है? बस नहीं इतना सा देखिए, समझा। मथुआ कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वहां विरोध हो गया है। एक एक तबका है जो भरोसा कर रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसके परिवार के नाम कट गए। वो जो है अपना वोट बचाने के लिए, और जैसे जैसे असम में लोग मुश्किल में फंस गए थे एनआरसी के चलते, और उसमें हिंदू ज्यादा फंसे थे जो दूसरे राज्यों के थे, बंगाल के थे या झारखंड के थे, आदिवासी झारखंड के, या ऐसे और कई कम्युनिटीज थी जो मुश्किल में फंसी। जो 19 लाख लोग जो एनआरसी में नहीं आ पाए थे, उसमें मुस्लिम्स की संख्या मेजोरिटी में नहीं थी, उसमें हिंदुओं की संख्या मेजोरिटी में थी। मुस्लिम शायद 4-4.5 लाख थे और बाकी सब नॉन मुस्लिम्स थे। यहां पर भी वो डर उन लोगों में है जिनके नाम कट गए, और ममता बनर्जी ये कमिट कर रही हैं कि कोई नाम नहीं काट सकता, ये इन लोगों ने किया है, हम आएंगे तो हम सबके वोट बहाल करेंगे, ये कोशिश करेंगे। बहाल नहीं कर सकती ममता बनर्जी, लेकिन वो चूंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनकी बात पर उन लोगों को भरोसा है। अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी आई तो एक प्रेशर बनेगा, चीजें बदल सकती। तो सर, ये जितनी बातें आपने बताई, दो चीजें बड़ी साफ हो गई। एक जी तो बीजेपी ने जो दो दांव खेले, एक एसआईआर का दांव खेला, इतने आनन फानन में, इतना कंट्रोवर्सी के बाद भी वो करके रहे, और 90 लाख करीब तो कटे ही नाम। हम्म और दूसरा, उसकी वजह से जो रिएक्शन लेकिन हो गया, और वो रिएक्शन उस कम्युनिटी में भी हो गया जो पिछले कई सालों से बीजेपी को वोट कर रहा था। जी तो ऐसे में तो ये दृश्य बहुत स्पष्ट है कि अमित शाह पहले राउंड की वोटिंग के बाद ये कह रहे हैं कि 110 सीटें हम जीत चुके हैं। वो लगता ऐसा है कि वो सिर्फ एक सेकेंड राउंड के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात है, हाँ, वो वैसा ही या लगता है। एक अब देखिए, जस्टिफिकेशन क्लियर करने की बात देखिए, है। एक चीज और अपने को नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो इनविजिबल हैंड है, एक जिसके बारे में आप किसी सर्वे में और किसी एनालिसिस में, किसी ऑब्जर्वेशन में वो चीज तो नहीं आ सकती। तो वो क्या होगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर कोई भी नतीजे हो सकते हैं। लेकिन मैंने एक एक छोटी सी स्टडी की, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, कुछ डेटा। और वो स्टडी इस आधार पर है कि ट्रेडिशनल रूप से जो विधानसभा चुनाव होते हैं अपने देश में, उनमें नतीजे किस तरह रहते हैं। किस तरह नतीजे कहने का मतलब कि जो सत्तारूढ़ दल है वो कितनी उसमें हारा, कितने में जीता। तो एक वो चीज, दूसरा जो सर्वे और ओपिनियन पोल्स आए हैं उनमें क्या आया है, तीसरा जो जमीन पर चीजें दिखाई देती हैं उनको किस तरह से क्वांटिफाई करके और उनको ले आया जाए। तो ये चीजें, एक मतलब बैकग्राउंड वाला मामला क्या है और 2021 के चुनाव में क्या हुआ था। दूसरा हमने ये किया कि जो स्विंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें महिला इशू है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें एसआईआर है, जिसमें घुसपैठिया है, जिसमें वेलफेयर स्कीम्स हैं ममता बनर्जी की, जिसमें बांग्ला अस्मिता है, तो इन सबको वेटेज दे दे करके एक एक मॉडल बना के उसके हिसाब से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। अब वो कंक्लूजन्स जो है कुछ भी हो सकते हैं उसमें, चीजें मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जैसा मैं बता रहा हूं वैसे, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी के तौर पर कुछ चीजें मैंने निकाली कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई हमारे स्टडी में, मैं उसे तलाश रहा हूं कहां पर है, एक मिनट में आपको भी। हाँ, ये निकल के आई कि प्रोबेबिलिटी मैंने जो निकाली है, एक मिनट आपको दे रहा हूं।
हाँ, टीएमसी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 57%, और बीजेपी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6%। तो इससे आप मतलब, चूंकि मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूं, तो उस तरह से मैं इस तरह से नहीं कहता कि भाई या इतनी सीटें इनको मिल जाएंगे, इतना ये मिल जाएगा। सीटों के बारे में मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, टीएमसी की 160 से ज्यादा सीटें आएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 42%, और बीजेपी की 135 से ज्यादा सीटें आएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 18%। टीएमसी की 145 से 159 सीटें आएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 26%। यानी 68% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि टीएमसी को यहां पर बहुमत मिल रहा है, और जो बीजेपी के लिए बहुत कम वो प्रोबेबिलिटी है। तो मोटे तौर पर ये चीज मैंने कहा शेयर करूं, शायद आपके दर्शकों को नहीं, ये इससे कुछ बहुत मदद इंटरेस्टिंग है। और मैं अभी मतलब ये चूंकि आपने एक लंबे एनालिसिस के बाद इसको निकाला है, तो जरूर लोगों के सामने पहुंचना चाहिए। 2 दिन बचे हैं, अब दूसरे राउंड के खत्म हो जाएगा कल। आज और कल 2 दिन का वक्त है, और उसके बाद फिर जब दूसरे राउंड की वोटिंग हो जाएगी तो एक बार फिर आपको तकलीफ देंगे हम एक नए जी विश्लेषण के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। धन्यवाद, नमस्कार।